कोविड का टाइम आप सबको याद ही होगा। क्या होता था कोविड के टाइम पे कि अगर हम किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते थे, लेट्स से कि कोई 5 लोग कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए, तो उनमें से कुछ इतना सीवियरली इन्फेक्टेड हो जाते थे कि उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता था। लेकिन कुछ एकदम नॉर्मल रहते थे, उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता था। तो ये डिफरेंस क्यों आता था? उसी सेम वायरस से सभी 5 के पाँचों इन्फेक्टेड हैं, स्टिल कुछ ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं और कुछ बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो इसका आंसर है वर्ड में, दैट इज़ इम्यूनिटी। हर पर्सन में इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, उनको कुछ भी नहीं हुआ और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, वो इन्फेक्टेड हो गए, सिवियरली इन्फेक्टेड हो गए और वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विनोदनी। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अड्डा 24/7 में। तो चलिए, लेट्स अनफोल्ड टुडेज़ टॉपिक इम्यूनिटी, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी वर्ड है क्यों? इम्यूनिटी वर्ड बना है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन एंटीजन से या पैथोजन से। इम्यून सिस्टम जो है वो सोल्जर्स की तरह वर्क करता है। जैसे हमारी कंट्री को फॉर एग्जांपल कि आप ऐसे समझिए कि इम्यून सिस्टम एक कंट्री है, तो हमारी कंट्री को कौन प्रोटेक्ट करता है? टेररिस्ट से या फिर फॉरेन एंटीजन से सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी फॉरेन ऐसा कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी कंट्री में जो कि डैमेज कर सकता है हमारी कंट्री को, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करते हैं? आर्मी फोर्सेस प्रोटेक्ट करती है। तो इम्यून सिस्टम भी हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है? पैथोजेंस या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, व्हाटएवर। तो इन पैथोजेन से इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो इम्यून सिस्टम हम समझ गए, अब हम चलते हैं इम्यूनिटी की तरफ। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है? द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस से लड़ने की क्षमता है जो हमारे शरीर को, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। इसीलिए तो कोविड में जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जिनके इम्यून सिस्टम की लड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग थी, तो वो कोरोना वायरस से लड़ गया, फाइट कर गया और इन्फेक्शन नहीं होने गया। लेकिन जिनकी लड़ने की क्षमता वीक थी, कमजोर थी, उनको इन्फेक्शन हो गया। सो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है? या फिर एब्नॉर्मल सेल, जैसे कि कैंसरस सेल्स हो जाती हैं या फिर ट्यूमर हो जाता है, तो उनसे भी फाइट करने की एबिलिटी जो है वो इम्यूनिटी की वजह से ही होती है। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो फाइट कर सकते हैं इवन स्मॉल ट्यूमर से भी, ठीक है? अब इंपॉर्टेंस क्या है इम्यून सिस्टम का? इम्यूनिटी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब से, ऐसे ऑर्गेनिज्म से, ऐसे पैथोजन से जो डिजीज कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। तो इनसे फाइट करने की एबिलिटी देता है इम्यून सिस्टम। इसीलिए इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फाइट करने की टेंडेंसी देता है, फाइट करने की क्षमता देता है। किससे? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, ठीक है? और हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी, कोई सा भी वायरस या बैक्टीरिया आके हार्म कॉज करेगा हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस भी चेंज होगी, मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो हमारी बॉडी को कोई डिजीज ना हो, कोई हार्म ना हो, उसके लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है? तो होम्योस्टेसिस क्या क्या काम करता है? एक तो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, एंड सेकेंड, ये इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस या फिर इंटरनल फिजियोलॉजिकल बैलेंस, दैट इज होम्योस्टेसिस, उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है? अब इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन-कौन सी? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, जो इन मतलब इनसाइड, इन मीन्स इनसाइड एंड नेट मीन्स बॉर्न, ठीक है? तो जो इनबॉर्न, नेचुरली जब हमारा बर्थ होता है, जब बच्चे का जन्म होता है या बर्थ होता है, तब जो इम्यूनिटी उसको नेचुरली मिलती है, जो इनबॉर्न उसको इम्यूनिटी मिलती है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वर्ड से समझिए, एक्वायर्ड, जो आपने एक्वायर किया है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, एक्सपीरियंसेस से जो आपने एक्वायर किया है, जो आपने गेन किया है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है? जो आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से गेन किया। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम इनेट इम्यूनिटी से, ठीक है? तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमको नेचुरली मिलती है, इन बॉर्न मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, ठीक है? नेचुरल होती है, इन बॉर्न होती है। नॉन स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि हमें अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला है, हम नाइव हैं, हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी इन बॉर्न मिली है, जैसे बर्थ हुआ है वैसे ही मिल गया। तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं कि हम किसी को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे बिना एक्सपीरियंस के, वो नेचुरली मिल गया है, ठीक है? किसी एक्सपीरियंस से आपने गेन नहीं किया है उस इम्यूनिटी को, तो ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है? अब
ये इमीडिएटली एक्ट करती है। आपका बर्थ हुआ, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हुए, अगर लगा कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करना चाह रहा है बॉडी में, तो सबसे पहले जो एक्ट करेगा या जो एक्शन लेगा वो क्या होगा? जो इन्नेट इम्यूनिटी होगी, ठीक है? सबसे पहले इनके एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़ेंगे हम, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, टाइम नहीं लगता है। जो एक्वायर्ड होता है उसमें क्या होता है कि उसको टाइम लगता है एक्ट करने में। जब फर्स्ट टाइम कोई भी अटैक होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर सेकंड टाइम थोड़ा कम टाइम में एक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले जो फाइट करने के लिए आते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स आते हैं। जब भी कोई हमारे अटैक होता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले जो फाइट करने के लिए आते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वो बस देखते हैं अटैक, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आता है, वो बस देखते हैं और अटैक कर देते हैं, ठीक है? तो प्रेज़ेंट सिंस बर्थ, इनबॉर्न है ये, बर्थ से ही प्रेज़ेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। इनमें कोई मेमोरी नहीं होती, क्योंकि पहले से कोई एक्सपोज़र मिला नहीं है, बस बर्थ हुआ और ये हमें नेचुरली मिल गई, तो कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो इनकी कोई मेमोरी डेवलप नहीं होती है, तो नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट्स इमीडिएटली। जैसे ही अटैक होता है, फर्स्ट लाइन सबसे पहले जो एक्ट करते हैं या फाइट करने के लिए आते हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, कि जब भी हमारी कंट्री में कोई अटैक होगा, टेररिस्ट अटैक होगा, तो सबसे पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बीएसएफ वाले हैं, वो सबसे पहले फाइट करने के लिए जाएँगे, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला एक्सपोज़र उन्हीं से होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले डिफेंस करने के लिए यही आते हैं और इमीडिएटली एक्ट करते हैं, ठीक है? अब इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है कुछ बैरियर से। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जिनके थ्रू इनेट इम्यूनिटी एक्ट करती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। अब फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस हो गया, या फिर सीलिया हो गए, ठीक है? ये जो फिजिकली प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है क्या, या फिर कोई लिक्विड नहीं है, फिजिकली जो प्रेजेंट है वो है हमारे फिजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए जो हमारी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि कोई भी एसिड हो गया या सलाइवा हो गया, जो फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में कुछ सेल्स आते हैं, और साइटोकाइन बैरियर्स में कुछ प्रोटीन्स आते हैं, कुछ फ्लूइड्स आते हैं जो कि एक्ट करते हैं। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर, ठीक है? फिजिकल बैरियर में कौन-कौन से आते हैं? स्किन, म्यूकस एंड सीलिया। अब स्किन जो होता है, आप इस डायग्राम से देखेंगे, स्किन जो होती है वो बायलेयर होती है। इनर लेयर होती है डर्मिस एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है? तो स्किन में क्या होता है, जो मोस्ट एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसमें सेल्स जो हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में स्पेसेस ही नहीं होता। आप देख रहे हैं? ये इतने टाइटली पैक्ड हैं कि बीच में किसी के एंट्री के लिए स्पेस ही नहीं है। इनकी किसी भी चीज़ की एंट्री जो है वो ब्लॉक्ड है। तो ये एक बैरियर की तरह, एक गेट की तरह एक्ट करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई रूम है, उसमें एंट्री लेना है तो स्पेस ही नहीं है उस रूम के अंदर के जाने के लिए, क्योंकि गेट या विंडोज़ या सारी वॉल्स जो हैं वो इतनी टाइटली पैक्ड हैं कि बीच में स्पेस नहीं कि एक छोटा-सा माइक्रोब भी जा सके। तो ये एज़ अ फिज़िकल बैरियर एक्ट करती है स्किन हमारी बॉडी में, कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, फंगी या फिर पैरासाइट एंटर करे, तो एंटर करना चाहे तो नहीं एंटर कर पाए, क्योंकि फिजिकल कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है उनके एंट्री के लिए। देख रहे हैं ये पैथोजन एंट्री ब्लॉक्ड, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्निया, वो इतनी टाइटली पैक्ड है कि एंट्री ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी कोई पैथोजन अटैक करने की कोशिश किया तो सबसे पहला गेट जो आता है वो स्किन आता है, ठीक है? फिजिकल बैरियर है जिसके अंदर वो वायरस या बैक्टीरिया को या पैथोजन को एंटर नहीं करने देता। इन केस आपकी स्किन में कोई कट है या वुंड है तो उससे एंटर कर गया, उसको स्पेस मिल गया एंटर करने के लिए। तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो आता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन आता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस प्रेजेंट होता है। आप ये देखिए, ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो म्यूकस क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे कि स्पाइडर वेब होता है, तो स्पाइडर वेब में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज़्म जाएगा या फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो जाता है तो ट्रैप हो जाता है, ठीक है? वेबिंग होती है वहाँ पे। तो म्यूकस भी एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जहाँ पे अगर पैथोजन इन केस स्किन से एंटर कर भी गए, तो म्यूकस उनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है? तो जब ट्रैप कर लिया तो फिर पैथोजेंस और कहीं नहीं जा पाते, उसी म्यूकस लेयर में ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये सेकंड फिजिकल बैरियर है, इन केस स्किन से निकल इवेड करके चला गया पैथोजन तो म्यूकस में फँस जाएगा, ठीक है? तो सेकंड क्या हो गया? म्यूकस। थर्ड आता है सीलिया। इन केस म्यूकस से भी बच के निकल गया, स्किन क्रॉस कर गया, म्यूकस से भी बच के निकल गया समहाउ, या फिर म्यूकस ने ट्रैप कर लिया, तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी की ट्यूब्स में या फिर बहुत सारे प्लेसेस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ऐसे कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऐसे-ऐसे मूव करते रहते हैं, ऐसे-ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है?
झाड़ू की तरह। तो इनका काम क्या होता है? बाहर निकालना। कोई भी सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस इन केस हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो उसको झाड़ू मार देना, झाड़ू करके बाहर निकाल देना। तो जब म्यूकस में वो पैथोजन ट्रैप हो गया, तो सीलिया आते हैं, अब सीलिया का काम आता है, वो झाड़ू मार के उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? तो इसने ऐसे प्रोटेक्ट किया, फिजिकल बैरियर ने हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट किया? वाया स्किन, म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है? नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी कुछ सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl इन द स्टमक। अब HCl क्या होता है, क्या है? HCl एक एसिड है, ठीक है? इसका पीएच अराउंड 1.5 टू 2 होता है, ठीक है? काफ़ी एसिडिक पीएच होता है, तो अगर इन केस हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लिया आपने, या समहाउ हमारे पेट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चला गया, तो इतना एसिडिक होता है पीएच हमारे स्टमक में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl कि वो मार देता है, बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है इतने एसिडिक पीएच में। तो ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड है हमारे स्टमक में, दैट इज़ एसिड, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है इन केस हमने कंटामिनेटेड फूड खा लिया। दैट डजंट मीन कि आपको कंटामिनेटेड फूड खाना है। आप बाहर का गंदे ऑयल वाला या फिर अनहाइजीनिक प्लेसेस से खाना खाएँगे, ऐसा नहीं करना है। बट इन केस समहाउ आपने अननोइंगली कंटामिनेटेड फूड खा लिया है, तो हमारे बॉडी में मैकेनिज़्म है प्रोटेक्ट करने के लिए कि उस बैक्टीरिया को वो किल कर देता है, ठीक है? सेकंड इज सलाइवा एंड टीयर्स। अब सलाइवा जो है वो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करती हैं, तो सलाइवा में होता है एक एंजाइम दैट इज लाइजोजाइम एंजाइम, और यही एंजाइम टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इन केस अगर हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया चला गया, हम बोलते जा रहे हैं, हमारा मुंह खुला हुआ है, या कभी भी खाने के साथ या किसी भी चीज से हमारे मुंह में इनकेस बैक्टीरिया चला गया, तो ये लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है, इसमें होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, बैक्टीरियाज के या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ठीक है? ये माइक्रोब की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ठीक है? ये प्रॉपर्टी होती है लाइजोजाइम एंजाइम की, ठीक है? तो ये लाइजोजाइम कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा और आईज में, टीयर्स में। तो टीयर्स इसीलिए निकलते रहते हैं कभी-कभी आँखों से, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन, डस्ट पार्टिकल, कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस अगर आईज में एंटर कर गया है, तो वो बाहर निकल जाए। और वो हेल्प भी करते हैं लाइजोजाइम एंजाइम के थ्रू कि उसको, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर दें, ठीक है? फिर आता है स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। तो हमारी बॉडी में जो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो सॉल्ट्स में भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है? बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। फिर आता है सीबम। सीबम में क्या प्रेजेंट होता है? फैट। सीबम जो है वो हमारे स्किन से सिक्रीट होने वाला एक लिक्विड है जिसमें प्रेजेंट होते हैं फैट्स या फिर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? फिर नॉर्मल फ्लोरा आता है। कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे गट में, फॉर एग्जांपल ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं नेचुरल फ्लोरा। तो ये हमारे लिए माइक्रोब्स हैं, स्टिल बेनिफिशियल हैं, ये हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन के, जो हमारे गट के बैक्टीरियाज होते हैं वो विटामिन के सिक्रीट करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये अपनी जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं हमारी बॉडी में, कि अब कोई भी एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं आ सकता। बस में उन्होंने अपनी, फॉर एग्जाम्पल बस में पैसेंजर बैठे तो उन्होंने सारी सीट्स ऑक्यूपाई कर ली कि अब कोई बाहर वाला नहीं आएगा। तो ये जो फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे बॉडी के फ्लोरा है, ये सारी सीट्स को ऑक्यूपाई करके रखते हैं कि कोई भी बाहर का पैसेंजर नहीं आएगा, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, फंगाई कुछ भी नहीं आएगा, एंटर नहीं करेगा, ठीक है? तो रोक के रखते हैं। और इन केस आ भी गया तो ये क्या करते हैं, सारा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लेते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। सारा फूड जो है, जो उनको खाना है, वो सारा खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे ये भूख से मर जाए, ठीक है? तो ये प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्मल फ्लोरा इस तरह से। तो ये क्या हो गया, फिजिकोलॉजिकल बैरियर्स हो। अब नेक्स्ट आता है सेलुलर सेलुलर बैरियर्स। अब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, फाइट करती हैं जो हमारे लिए, अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है हमारी बॉडी में। कौन-कौन सी है? न्यूट्रोफिल है सबसे पहले। अब न्यूट्रोफिल क्या है? मोस्ट अबंडेंट सेल है, सबसे ज़्यादा जो ब्लड में प्रेज़ेंट होती हैं वो न्यूट्रोफिल प्रेज़ेंट होती हैं। ब्लड में हमारे कौन-कौन सी सेल्स होती हैं? ब्लड में 3 टाइप की सेल्स प्रेज़ेंट हो, सेल्स नहीं, ब्लड का 3 तरह कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, राइट? तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उसका एक टाइप है न्यूट्रोफिल, ठीक है? न्यूट्रोफिल, ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है, हमारे ब्लड में जो सेल्स प्रेज़ेंट होती हैं
उनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेज़ेंट होती है वो न्यूट्रोफिल प्रेज़ेंट होती है। ये क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल होती है, फेगोसाइट करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइट मतलब होता है ईटिंग, सेल ईटिंग, फेगो मतलब ईट एंड साइट मतलब सेल। तो इनका काम क्या होता है? ईट कर लेना, सेल को ईट कर लेना। अगर कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसको खा लेना, ठीक है? फेगोसाइटोसिस ऐसे एक सेल है और उसने अगर किसी भी पार्टिकल को ऐसे अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ऐसे ही एक टर्म होता है दैट इज़ पिनोसाइटोसिस, ठीक है? पिनोसाइटोसिस भी एक टर्म होता है। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है लिक्विड ईटिंग, ठीक है? पिनोसाइटोसिस, ठीक है? और फेगोसाइटोसिस मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल ईटिंग, ठीक है? फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड, फेगो एंड साइटोसिस, ठीक है? पिनो मतलब लिक्विड ईटिंग, लिक्विड ड्रिंकिंग एंड फेगो मतलब सॉलिड पार्टिकल ईटिंग, ठीक है? सॉलिड पार्टिकल ईटिंग, ठीक है? तो जो न्यूट्रोफिल है वो क्या है? न्यूट्रोफिल क्या है? फेगोसाइटोटिक सेल हैं, ठीक है? ये फेगोसाइटोसिस करती हैं। कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन एंटीजन आता है तो उसको फेगोसाइटोस कर लेती हैं, ठीक है? सबसे पहले जब भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, तो सबसे पहले जो सोल्जर्स आएँगे, जो आर्मी फोर्सेस सबसे पहले आएँगे, वो होते हैं न्यूट्रोफिल। इमीडिएटली जैसे इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले आते हैं वो बैक्टीरिया को खाने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रोफिल, ठीक है? तो ये क्या है? फर्स्ट रिस्पोंडर्स हैं, ठीक है? फिर आते हैं मोनोसाइट्स, ये भी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक है? न्यूट्रोफिल क्या था? मोस्ट अबंडेंट थे, लेकिन जो मोनोसाइट्स हैं, ये क्या है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं। अब ये क्या होते हैं? ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, तो ब्लड में इनका तो कुछ खास काम होता नहीं है, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू में जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है, ये इमीडिएटली टिश्यू में जाते हैं और एक बड़ी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ब्लड में ये कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, ठीक है? मोनोसाइट रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये टिश्यू में जाते हैं, तो ये मैक्रोफेज बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है? ये आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है? ये प्रोसेस जो हो रही है, क्या हो रही है? फेगोसाइटोसिस हो रही है। ये इन्फेक्शन हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन आया, ये ग्रीन पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको? ब्लड में इन्फेक्शन हुआ, अब ये क्या किए? मोनोसाइट्स फेगोसाइटोस करने की कोशिश किए, इन्फेक्शन टिश्यू तक पहुंच गया। अब ये देखिए, ये लार्ज डेंजरस सेल बन चुके हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। और ये क्या होती है? फेगोसाइटोटिक सेल होती है। मैक्रो मतलब लार्ज और फेगो मतलब ईटिंग, लार्ज सेल जो बैक्टीरिया को ईट करती है। तो आप देख रहे हैं ये कैसे? ये इनगल्फ करके अपने बॉडी के अंदर ले लेगी, यहाँ पे थोड़ी देर में ऐसे इनगल्फ करेगी और अंदर की तरफ ले लेगी, खा लेगी जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ठीक है? तो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और टिश्यू में जाके मैच्योर हो जाते हैं, किसमें? मैक्रोफेज में, ठीक है? मैक्रोफेज में मैच्योर हो जाते हैं और फिर एक्ट करते हैं एज अ फेगोसाइटोटिक सेल, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है? फिर वही मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट्स मैच्योर होके कन्वर्ट होती हैं मैक्रोफेजेस में, वो इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को वाया फेगोसाइटोसिस, ठीक है? तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो मोनोसाइट्स के मैच्योर वर्जन है, ओके? फिर आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अब नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरियाज को नहीं इनगल्फ करते हैं या बैक्टीरियाज को किल नहीं करते हैं। मेजरली ये वायरस को या फिर ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। हमारी बॉडी में जब वायरल अटैक होता है, किसी वायरस का अटैक होता है, तो उनसे फाइट करने के लिए स्पेशल सेल्स बनी हुई हैं, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करती हैं? कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, सच एज परफोरिन्स जो कि पोर्स क्रिएट करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में। पोर्स क्रिएट करते हैं, परफोरिन्स क्या करते हैं? पोर्स क्रिएट करते हैं वायरल सेल वॉल में। और फिर ये ग्रैंजाइम सिक्रीट करता है, ग्रैंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। फर्स्ट क्या सिक्रीट करता है? परफोरिन्स एंड सेकंड क्या सिक्रीट करता है? ग्रैंजाइम्स। तो ग्रैंजाइम्स क्या करते हैं? सेल के अंदर जाते हैं, ग्रैंजाइम जाता है और वो क्या करता है? सेल को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है। सेल खुद ही सुसाइड कर लेती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या हुआ इसका? नेचुरल किलर सेल्स का परफोरिन सिक्रीट करना, जिससे सेल वॉल में पोर्स क्रिएट हो गए और उस पोर्स के थ्रू जाता है अंदर ग्रैंजाइम, जो कि सेल को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है और उस सुसाइडल प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ठीक है, ये हो गया नेचुरल किलर सेल का। देन आता है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल जो है वो एक ट्री लाइक ब्रांच होती है। डेंड्राइट्स का मतलब होता है ट्री की स्टेम की तरह या उसकी ब्रांचेस की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह का डेंड्रिटिक सेल का भी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको डेंड्रिटिक बोलते हैं। डेंड्रॉन्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्या करता है? फेगोसाइटोसिस ही करता है, ठीक है? सेम काम है जो मैक्रोफेजेस करता है, वही डेंड्रिटिक सेल्स भी करते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स कुछ अलग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस कुछ अलग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। बाकी प्रोसेस बैक्टीरिया को किल करने का दोनों का सेम है, दैट इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है? अब आते हैं हम साइटोकाइन बैरियर्स का। साइटोकाइंस क्या होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड सेल से, अगर कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो उससे रिलीज होते हैं और आसपास के नेबरिंग सेल्स को बोलते हैं कि वायरल अटैक हुआ है, खुद पे एक लेयरिंग कर लो, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लो, एंटीवायरल स्टेट में आ जाओ, जिससे तुमको इन्फेक्शन ना हो। इन सेल्स, इन जो साइटोकाइंस होते हैं, ये किल नहीं करते हैं, ये बस अपने आसपास की जो नेबरिंग सेल्स को है उनको अलर्ट कर देते हैं कि एंटीवायरल स्टेट में आ जाओ, जिससे तुम्हें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं साइटोकाइन,
दैट इज इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इनका नाम ही इंटरफेरॉन इसलिए है क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं, कोई भी वायरल अटैक होता है तो उसके मैकेनिज्म में इंटरफेयर करते हैं और नेबरिंग सेल्स को बताते हैं कि आप एंटीवायरल स्टेट में आ जाओ। इस डायग्राम से देखिए, ये है आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब इसने क्या सिक्रीट किया, इंटरफेरॉन सिक्रीट किया, ठीक है, इंटरफेरॉन सिक्रीट किया। ये इंटरफेरॉन सिक्रीट है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सिक्रीट किया। और ये जो नेबरिंग सेल्स थी इनको बोला कि हमारी बॉडी में वायरल अटैक हुआ है, तुम एंटीवायरल स्टेट में आ जाओ। तो ये क्लियरिंग कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जिससे एंटीवायरल स्टेट में आ जाते हैं। अब इन सेल्स को वायरस अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्दी नेबरिंग सेल्स हैं और ये एंटीवायरल स्टेट एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, दे आर इंटरफेरॉन्स आर द टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। ये केमिकल्स हैं जो कि नेबरिंग सेल्स को मैसेज देते हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स मैसेज देते हैं कि हमारी बॉडी में वायरल अटैक हुआ है, तुम एंटीवायरल स्टेट में आ जाओ, ठीक है। इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट नेबरिंग हेल्दी सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, और एंटीवायरल प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था जो हमने अभी तक पढ़ा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, वर्ड से समझिए कि जो आपने एक्वायर किया है या फिर जो आपने गेन किया है ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन, ठीक है। आप बर्थ में इनेट इम्यूनिटी के थ्रू फाइट कर लिए, लेकिन अब आने वाली लाइफ में जैसे जैसे आप मैच्योर होगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप एक्सपोज होते जाओगे नए नए वायरसेस से, बैक्टीरिया से आपकी बॉडी का एक्सपोजर होगा और वो सीखेगी कि इनसे कैसे फाइट करना है, ठीक है। तो अब जब आप मैच्योर होके जो इम्यूनिटी गेन करते हो, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपने अपनी लाइफ स्पैन के एक्सपीरियंस से एक्वायर किया है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, क्यों? जब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से, तब आपकी बॉडी को नहीं पता था कि ये किस टाइप का वायरस है। ये सबके लिए जनरल बिहेव नहीं करती है, सिमिलर सबके लिए एक्ट नहीं करती है, सबके लिए जो इसकी फाइट होती है वो सेम नहीं होती। ये पहले पहचानती है कि किस टाइप का वायरस आया, कौन सा वायरस आया या फिर कौन सा बैक्टीरिया आया है, और पहचानने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर वो डिसाइड करती है कि इसको किस तरीके से मारना है, किस तरीके से इससे फाइट करना है। और फाइट कैसे करती है, ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। एंटीबॉडीज हर किसी को नहीं मार सकते हैं, वो की एंड लॉक की तरह होते हैं। जैसे कि हर एक लॉक में हर की नहीं फंसती है एग्जैक्टली, वैसे ही हर एंटीबॉडी हर एंटीजन को नहीं मार सकता। एंटीजन क्या होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जो भी फॉरेन ये बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं, उनके पार्टिकल्स को एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये मारते हैं एंटीजेंस को। तो ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडीज, ये हर एंटीजन को नहीं मार सकते क्योंकि हर एंटीजन में फिट नहीं होते, जैसे कि हर चाबी हर लॉक में फिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेज करते हैं हमारा बॉडी। तो जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो एंटीजेंस आर्मी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है उनके अगेंस्ट, उनसे लड़ने के लिए। तो सेकेंड टाइम जब वो लड़ते हैं तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, तो जब फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स निकलता है उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं क्योंकि टाइम लगता है। पर जो सेकंड एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स उसको बोलते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये कैसे वर्क करते हैं, वाया एंटीबॉडीज, ठीक है। डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ टू एन एंटीजन, जब एंटीजन एक्सपोज बॉडी में एंटर करता है तब बॉडी रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करती है, ठीक है। पोसेसेस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, ठीक है। तो इनमें मेमोरी सेल्स भी बन जाती हैं, जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसके बाद कुछ मेमोरी सेल्स भी बनती हैं जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो आता है हमारी बॉडी में तो वो पहचान जाती हैं कि ये तो पहले आ चुका है, इसको मारने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं। तो वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये इस वाले एंटीजन का सेकेंड एक्सपोजर है, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स भी बनती हैं, मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है। किससे मीडिएट होता है, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से, बी सेल्स और टी सेल्स, और इन्हीं के थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। तो चलिए हम इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, पैथोजन एंट्री हुई आपकी बॉडी में। अब इनको सबसे पहले कौन रिकॉग्नाइज करता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल आके रिकॉग्नाइज किया। फिर उसके बाद ये पैथोजेंस जो है वो टिश्यू में पहुंच जाते हैं, ठीक है। टिश्यू में जाते हैं तो मैक्रोफेज जो है इनको इनगल्फ करने की कोशिश करता है, कौन, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मारने की कोशिश करता है।
तो वो क्या करता है, मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेता है इनको, ठीक है, पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब पैथोजन यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये पैथोजन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका पैथोजन है, ओके, ये पैथोजन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इनगल्फ करता है, डाइजेस्ट करता है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ठीक है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ये जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और टुकड़े करने के बाद इनको क्या करता है, शोकेस कर देता है, ठीक है, यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे शोकेस कर देता है, एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह दिखा देता है पूरी बॉडी की सेल्स को कि देखो बैक्टीरियल अटैक हुआ है, वायरल अटैक हुआ है, इनको मैंने डाइजेस्ट करके टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है, अब तुम लोग अपनी कैपेबिलिटीज दिखाओ, अपना पोटेंसी दिखाओ और इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो वो बाकी सेल्स को अलर्ट करने के लिए शोकेस करता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद शोकेस करता है कि अब तुम लोग अपनी एक्टिविटीज शो करो, ठीक है। तो ये क्या करता है, शोकेस कर देता है रिसेप्टर्स में, तो यहाँ पे इनको शोकेस कर देता है इन पार्टिकल्स को, ठीक है। अब क्या होता है, जो टी सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अगेंस्ट, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं इनको, ठीक है, टी सेल, ये टी सेल प्रेजेंट है, ये रिकॉग्नाइज करती है, इससे बाइंड करती है मैक्रोफेज के इस रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर को बोलते हैं MHC2, ठीक है। MHC2 से ये टी सेल रिसेप्टर बाइंड करता है और इसको मैसेज भेजता है कि हाँ मैंने देख लिया कि वायरल अटैक हुआ है, तुमने शोकेस किया है, ये भी मैंने समझ गया है, अब मैं बाकी सेल्स को अलर्ट करता हूँ अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ठीक है। तो ये मैसेज इसको देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये और भी साइटोकाइन सिक्रीट करता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2। अब इंटरल्यूकिन क्या करता है, और भी टी सेल्स को बनाने लगता है, ठीक है, और टी सेल्स बनने लगती हैं, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, और टी सेल्स बन गई, तो इनमें से डिफरेंशिएशन होता है टी सेल्स का, कुछ बन जाती हैं टी हेल्पर सेल, कुछ बन जाती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, और कुछ बन जाती हैं टी मेमोरी सेल्स, ठीक है, जो कि मेमोरी बनाती हैं कि इस वाले वायरस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फर्दर एक्सपोजर, फर्दर इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेमोरी बना लेती है कि ये वाला वायरस अब अगर नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम पहचान जाएंगे, ठीक है। फिर टी सेल क्या करता है, इंटरल्यूकिन 12 सिक्रीट करता है और बी सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, उनको मैच्योर कर देता है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल क्या होती हैं, एंटीबॉडीज बनाने की फैक्ट्री होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज बन गए हैं किसके स्पेसिफिक, इस एंटीजन के स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब ये बाइंड होंगे और वाया इधर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, इधर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, ये किल करेंगे इस बैक्टीरिया को। और टी सेल क्या काम करता है, टी सेल बनाता है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, और उनको एक्टिवेट करता है, तो वो क्या करते हैं, अगेन परफोरिन सिक्रीट करते हैं और ग्रैनजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ग्रैनजाइम सिक्रीट करते हैं और सेल को एपोप्टोसिस करवा देते हैं, ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाती है सेल की, ठीक है। तो क्या किया, पैथोजन एंटर किया, न्यूट्रोफिल उस पे जाके वॉर किया, फाइट किया उससे, फिर भी पैथोजन टिश्यू में एंटर कर गया, टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, दैट इज फेगोसाइटोटिक सेल, जो कि फेगोसाइटोज कर लेता है, फेगोसाइटोटिक सेल होती है माइक्रोफेजेस, फेगोसाइटोटिक, ठीक है, इसने खा लिया बैक्टीरिया को, ठीक है, ये देखो इनगल्फ किया, बैक्टीरिया आप किसके अंदर है, मैक्रोफेज के अंदर, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, किसको, बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, और उसके बाद शोकेस कर दिया बाकी सेल्स को कि देखो बैक्टीरियल या वायरल अटैक हुआ है, मैंने इनको मारा है, और शोकेस किया, ठीक है। तो उसने शोकेस कर दिया किससे, किस रिसेप्टर के थ्रू, MHC2 से। फिर आती हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं इनको, वो इंटरल्यूकिन 12 सिक्रेट करती हैं, बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स में मैच्योर होती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज वाया कॉम्प्लीमेंट और ऑप्सोनाइजेशन किल करते हैं उस बैक्टीरिया को। फिर और एक काम क्या करती
करती है टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करती है, वो परफोरिन और ग्रैंजाइम सिक्रीट करके एपोप्टोसिस करवा देते हैं। और कुछ मेमोरी सेल्स भी बनती हैं, टी हेल्पर सेल्स भी बनती हैं जो कि बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं, बाकी सेल्स को मैसेज देती हैं, और मेमोरी सेल्स जो है वो मेमोरी बनाती हैं जिससे ये नेक्स्ट टाइम फिर से सेम अगर वायरस आता है तो वो रिकॉग्नाइज कर सकें और रिस्पॉन्स फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो होता है, जो एंटीबॉडीज से बैक्टीरिया किलिंग होती है, जो एंटीबॉडीज का एक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल, इसको बोलते हैं हम ह्यूमोरल, ह्यूमोरल मतलब ब्लड। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ओके, और जो ये नेचुरल किलर सेल्स वाली इम्यूनिटी होती है, जो नेचुरल किलर सेल्स वाया एपोप्टोसिस किल करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा? इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या थे? बी सेल क्या थी? ये है ना, बी सेल। बी सेल क्या थी? एंटीबॉडीज बना रही थी। ओके, और टी सेल्स क्या थी? परफोरिन्स और ग्रैंजाइम सिक्रीट करके एपोप्टोसिस करवा रही थी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स क्या करवाती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्यों? एंटीबॉडीज बना रही थी ना। एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड में। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज बाया प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स में क्या होती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड फॉरेन सेल्स, डायरेक्टली अटैक करता है, कोई प्लाज्मा सेल्स नहीं बनती, कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती, क्या करता है? डायरेक्टली परफोरिन्स और ग्रैंजाइम सिक्रीट करता है और एपोप्टोसिस करवा देता है पूरी बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, तो हम समझ गए ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट आते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस हम समझ गए, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसकी वजह से इम्यून सेल्स जो है या फिर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एंड बाइंड्स स्पेशली टू एन एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये एंटीजन है। ओके, ये एंटीजन है, की एंड लॉक की तरह इनकी बाइंडिंग होती है, और ये हो गया आपका एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये ऐसे बाइंड होता है और फिर किल करता है। ठीक है, एंटीबॉडी वाई शेप होता है। इनका स्ट्रक्चर हम डिटेल में आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था जिसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताई है मैंने। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में मैं ये सब चीजें आपको डिटेल में समझा रही होंगी। ठीक है, तो एंटीजन क्या हो गया? फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड बाइंड्स स्पेसिफिकली टू एन एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, बी सेल मैच्योर होती है किसमें? प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो बी सेल मैच्योर हुई प्लाज्मा सेल में दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू एन एंटीजन। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, हर एंटीजन में हर एंटीबॉडी बाइंड नहीं होता है। एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होता है? एंटीजन स्पेसिफिक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी समझ गए, क्लियर? ठीक है, अब आता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने आपको पहले ये बात बता दी है कि अकर्स ऑन फर्स्ट एक्सपोजर टू एन एंटीजन। जब फर्स्ट टाइम एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, सो स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, काफी स्लो होता है रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो ट्रिगर्ड बाय सेकंड एक्सपोजर। जब सेम एंटीजन सेकंड टाइम हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी सेम एंटीजन से जब सेकंड टाइम एक्सपोज होती है, तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो अब एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, बस उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो फास्ट होता है रिस्पॉन्स। तो ठीक है, ट्रिगर्ड बाय सेकंड एक्सपोजर टू सेम एंटीजन एंड रैपिड एंड स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। आपने देखा था ना यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनी थी इस वाली स्लाइड में, जब मैंने ये देखिए ये मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो काफी स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स होता है क्योंकि मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, फास्ट भी होता है क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए तो एक ये देखते हैं अब एक बार फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी को रिवाइज कर लेते हैं। एंटीजन एंटर किया हमारी बॉडी में, ठीक है, टी सेल्स एक्टिवेट हुए जो कि इंटरल्यूकिन 12 सिक्रेट किए, रिलीज किए, बी सेल एक्टिवेट हुई, बी सेल कन्वर्ट हुई प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल क्या बनाया? एंटीबॉडीज बन गए। ठीक है, तो ये क्या होगी? जहां पे एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो वो क्या होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल मतलब ब्लड। ठीक है, मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये किससे मीडिएट होती है? टी लिम्फोसाइट से। ठीक है, हमने पढ़ा था। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब जब भी टिश्यू किसी और बॉडी का टिश्यू हमारी बॉडी में हम यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग होती है, तो उस केस में अगर ये मैच नहीं करते हैं,
ये रिसेप्टर्स मैच नहीं करते हैं तो रिजेक्शन हो जाता है, टिश्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी और की बॉडी का टिश्यू अगर आप अपनी बॉडी में ग्राफ्टिंग करेंगे तो वो रिजेक्शन हो जाएगा अगर ये मॉलिक्यूल्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है? तो ग्राफ्ट रिजेक्शन भी होता है। प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस, ठीक है? पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स, जो नेचुरल किलर सेल्स थी वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती हैं बाया एपोप्टोसिस, ठीक है? तो ये हो गई आपकी सेल मेडिएटेड। कंपैरिजन देख लेते हैं, इनेट, एक्वायर्ड, ह्यूमरल, 4 टाइप्स की हमने इम्यूनिटी पढ़ी है, तो ये एक तरह से आपका समरी टेबल भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है? तो क्या-क्या होता है? इनेट, एक्वायर्ड, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड। इनेट क्या होता है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी, ठीक है? सब जब आपका बर्थ होता है तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो क्या होती है? इनेट, ठीक है? कोई मेमोरी नहीं होती है क्योंकि अब जब भी वायरल या कोई भी अटैक होगा वो फर्स्ट एक्सपोजर होगा, ठीक है? नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी। आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है? अब आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन एक्सपीरियंसेस से गेन करेंगे इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हैज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, इसमें मेमोरी होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी ऑलरेडी क्रिएटेड रहती है, ठीक है? ह्यूमोरल मीडिएटेड बाय बी सेल्स, बी सेल से प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी, बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज और डिफरेंट एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजेंस, ठीक है? सेल मीडिएटेड, मीडिएटेड बाय टी सेल, डायरेक्ट अटैक सेल्स, सेल्स को डायरेक्टली अटैक करके किल कर देती है एंड डिफेंड इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, ठीक है? तो ये हो गई आपकी समरी टेबल। राइट कर रही हूँ एज अ होमवर्क, आपके लेक्चर देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर्स पढ़ना है या आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।